दोस्तों इमेजिन करो एक शाम आप मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में अपनी सुंदर जिंदगी के मजे ले रहे होते हो, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद आपने सपने में भी नहीं लगाई। आप आसमान की तरफ देखते हैं, आपको मिसाइलें उड़ती नजर आती हैं, ऑयल के टैंकर्स रोक दिए जाते हैं, हर जगह सिर्फ सायरन की आवाज आ रही होती है और स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल होता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया है? अगर ईरान और इजराइल डायरेक्टली वॉर में आते हैं तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली नजर आने लगता है, और अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो फिर चाइना, रशिया और हाँ नॉर्थ कोरिया, क्या ये अपनी ताकत दिखाने में कभी पीछे हटेंगे? जी नहीं। और ये वो सिचुएशन अराइव हो जाएगी जब पूरे वर्ल्ड के इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, इतनी बड़ी सुपर पावर्स, न्यूक्लियर पावर्स एक जंग के मैदान में आमने सामने नजर आएंगे। लेकिन सच क्या है? क्या सच में दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पे खड़ी है, या ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिक्स का शतरंज का खेल है? इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी सिचुएशन को हम लोग फेस बाय फेस डिकोड करेंगे। और बिलीव मी, इस स्टोरी में हर चीज होगी, रिलीजन, साइकोलॉजी, ऑयल, रिवेंज, सब कुछ। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है जब ईरान और अमेरिका अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आज भले ही ईरान और अमेरिका हम लोगों के सामने एक कड़े दुश्मन की तरह नजर आते हैं, लेकिन आज से 60 से 70 साल पहले ईरान और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि 1950s में ईरान एक किंग के अंडर आता था जिनका नाम था शाह मोहम्मद रजा पहलवी, और शाह का सबसे बड़ा सपोर्टर था अमेरिका। ईरान को वेपन्स मिल रहे थे, ईरान को टेक्नोलॉजी मिल रही थी, और ईरान काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। साथ ही साथ ऑयल से काफ़ी वेस्टर्न कंपनीज ने खूब सारा पैसा कमा रखा था, और वो इसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन 1953 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने हिस्ट्री को बदल करके रख दिया। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक की। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने ऑयल को नेशनलाइज करेंगे। मतलब सिंपल सा था कि अब उनके ऑयल पर अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज का कंट्रोल बिल्कुल खत्म होने वाला था। और यहीं से शुरुआत होती है मेन प्रॉब्लम। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्रिटिश की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर एक कूप प्लान किया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, प्राइम मिनिस्टर को उनकी गद्दी से हटा दिया गया और शाह को फुल पावर दे दी गई, क्योंकि शाह तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और तभी ईरान की जनता ने एक बात समझ ली थी कि अमेरिका उनके देश की पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। लेकिन अमेरिका को यह भनक नहीं थी कि ये रिसेंटमेंट धीरे धीरे एक एक्सप्लोजन का रूप लेने वाला था। अब बारी आती है इस्लामिक रिवॉल्यूशन की, जब दोस्तियां नफरत में बदल गईं। ईरान में एक मैसिव रिवॉल्यूशन हुआ जब करोड़ों लोग उस देश की धरती की सड़कों पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा, और तभी अज्ञातवास से लौटकर आया एक रिलीजियस लीडर। उन्होंने ईरान को डिक्लेयर किया इस्लामिक रिपब्लिक, और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया अमेरिका इज द ग्रेट सैटन। लेकिन उसके बाद एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। ईरान के स्टूडेंट्स ने US एम्बेसी तेहरान में अटैक करके 52 अमेरिकन को हॉस्टेज बना लिया। और ये हॉस्टेज क्राइसिस एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना भी नहीं, बल्कि चला 444 दिन, यानी 1 साल से ज्यादा। और ये हॉस्टेज क्राइसिस अब अमेरिका के लिए एक नेशनल ह्यूमिलेशन बन चुका था। अमेरिका और ईरान के रिलेशंस यहीं से काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए। अब प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो अमेरिका और ईरान एनिमीज बन चुके थे, और यहीं से स्टार्ट होता है एक शेडो वॉर। यानी नेक्स्ट 40 इयर्स कोई भी वॉर डायरेक्टली नहीं हुआ, लेकिन एक शेडो वॉर, एक सीक्रेट वॉर चलता रहा।
अमेरिका अपने सैंक्शंस लगाता रहा और ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करता रहा। लेकिन 2015 में दोनों देशों के बीच एक पीस डील हुई, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील का एक सिंपल सा मोटिव था कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्लान को रोक देगा और अमेरिका अपने सैंक्शंस लगाना बंद कर देगा। लेकिन तभी 2018 में हमारे प्रिय और चहेते श्री डोनाल्ड ट्रंप जी अचानक इस डील को कैंसिल कर देते हैं। अमेरिका फिर से ईरान पर काफी हैवी सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर देता है और ईरान फ्यूरियस हो जाता है। इन दोनों की ये जो समझौता था अब काफी बड़ी दुश्मनी का रूप ले लेता है। अब इस स्टोरी का थर्ड मेजर कैरेक्टर एंटर होता है, इजराइल। इजराइल का हमेशा से सबसे बड़ा डर था कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेगा और अगर ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना के न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो फिर इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा होगा। सिर्फ इसी वजह से इजराइल पिछले 15 सालों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट करता रहा, साइबर अटैक्स करवाता रहा और कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस करता रहा। ईरान भी इसी सीक्रेट ऑपरेशंस का सीक्रेटली रिटेलिएशन करता रहा। हाउथिस, हमास और हेजबोला ये ईरान के 3 प्रॉक्सी ग्रुप्स माने जाते हैं। मतलब डायरेक्ट वॉर तो कहीं नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर हर जगह देखने को मिलता था। लेकिन एक सवाल है जो सभी लोगों के मन में एक साथ आता है कि आखिर मिडिल ईस्ट इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑयल। वो क्रूड ऑयल जिसके लिए दुनिया आपस में लड़ी जा रही है और ईरान इसी ऑयल का बिगेस्ट रिजर्व अपने पास रखता है। साथ ही साथ पूरी दुनिया के ऑयल का 20% सप्लाई एक वाटर रूट से होता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। अगर ईरान चाहे तो इस रूट को ब्लॉक कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल के प्राइसेस कब 150 से 200 रुपए प्रति लीटर पहुंच जाएंगे ये अंदाजा लगाना भी पॉसिबल है। और अगर ईरान ऐसा करता है तो वर्ल्ड में मेजर कंट्रीज अपने इकोनॉमिक कोलैप्स की सिचुएशन में चली जाएंगी। इसलिए अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ एक जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसकी पावर, उसके रिसोर्सेज और उसके नाम का एक स्रोत है। मतलब हर देश ये चाहता है कि उसके पास ऑयल की पावर हो जिससे वो बाकी देशों को भी कंट्रोल कर सके। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक इंटरेस्टिंग चीज अभी भी समझना बाकी है कि वॉर सिर्फ और सिर्फ वेपन से नहीं होते हैं, बल्कि वॉर्स होते हैं साइकोलॉजी से भी। पॉलिटिकल लीडर्स, ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स अक्सर एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं ईगो, फियर और रिवेंज। मतलब अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है तो दूसरी कंट्री को ये लगता है अगर हमने रिटेलिएट नहीं किया तो फिर हम लोग कमज़ोर नज़र आएंगे और यही रिटेलिएशन प्रोसेस कभी कभी ग्लोबल वॉर को ट्रिगर कर देता है। वर्ल्ड वॉर 1 भी सेम ऐसे ही अराइज हुआ था। मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन भी सेम ऐसे ही बनी थी। एक असैसिनेशन और फिर ग्लोबल लीडर्स और ग्लोबल अलायंसेस एक्टिवेट हो गए थे। सभी लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर वॉर होती है तो कौन कौन से देश सामने आएंगे। तो अगर ईरान और इजराइल अपने फुल स्केल वॉर पर चले जाते हैं तो फिर अमेरिका ऑटोमेटिकली इजराइल का सपोर्ट करने आगे आएगा और इसी के बाद ईरान के अलाइज भी रिएक्ट करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन रशिया, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज कभी भी वॉर नहीं चाहती क्योंकि ये खुद की ग्रोथ पर फोकस करती हैं। इनको वॉर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी समय, कोई भी रुख, कोई भी मोड़ ले सकता है। इसीलिए एनालिटिक्स ऐसा कहते हैं कि अगर जियोपॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन हर बार जानना संभव नहीं होता है। इसी के साथ मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डेंजरस फ्लैश पॉइंट बनकर सामने आता है। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या वर्ल्ड वॉर होनी है? तो इसका सिंपल सा और शॉर्ट सा एक आंसर है, अभी नहीं। क्योंकि सभी कंट्रीज जानती हैं कि अगर मॉडर्न वर्ल्ड वॉर होती है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा डरावने होंगे। न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन होगा, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएंगी और साथ ही साथ करोड़ों लोगों की मौत होगी। इसलिए ग्लोबल लीडर्स एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, एक माइंडसेट का गेम खेल रहे हैं
जिसका नाम है कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब लड़ाई भी करनी है लेकिन वॉर का नाम भी नहीं देना है उसको। लेकिन हिस्ट्री हम लोग को एक चीज़ ज़रूर सिखाती है कि कभी कभी वॉर प्लान नहीं किए जाते हैं, बस हो जाते हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिसाइल और एक गलती, और उसी से पूरी दुनिया चेंज। इसलिए मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस पैटर्न नहीं बना है, ये एक रिलीजियस मैटर नहीं है, बल्कि ये ह्यूमैनिटी का एक फ्यूचर का क्वेश्चन है कि आखिर आने वाले समय में देश, आने वाले समय में लोग और आने वाले समय में पॉलिटिकल लीडर्स अपनी प्लान्स को और अपने एक्शंस को कैसे शेप करेंगे। अगर अब भी आपको लगता है कि जियोपॉलिटिक्स बोरिंग है, तो याद रखिए दुनिया भर के सबसे पावरफुल लीडर्स एक डेंजरस चेस गेम खेल रहे हैं और चेस बोर्ड का नाम है अर्थ। और उन लीडर्स के लिए हम लोग, हम जनता सिर्फ और सिर्फ एक प्यादे के समान है। मतलब हम लोगों की मौत से उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उनको मतलब है सिर्फ अपने ईगो से, अपनी जीत से और अपने नाम से। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।